नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती जो परीक्षा है उसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, स्पेशली लेखपाल के लिए। तो आज की वीडियो में हमने एक पॉइंट और ऐड किया है, वो ये ऐड किया है कि करंट अफेयर यानी कि सीए प्लस जीएस, यानी कि अब आपको हर वीडियो में करंट अफेयर और जीएस दोनों पढ़ने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी जो जीएस वाला पोर्शन है उसकी पूरी तैयारी हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल में 4 विषय पूछे जाते हैं, जिसमें एक हिंदी है, एक गणित है और एक जीएस है और एक ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास की वीडियो अनुज सर के द्वारा आपको शाम को पोस्ट की जाएगी और जीएस और सीए की वीडियो आपको अभी मिल रही है, और डेली बेसिस पर आपको हर वीडियो में करंट अफेयर और जीएस दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो कंप्लीटली ध्यान से देखिए। इसमें आपको टू द पॉइंट, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि हम अपनी वीडियो सीरीज में टू द पॉइंट चर्चा करेंगे, जिससे कि जो भी आपके प्रश्न हैं वो केवल केवल इसी परीक्षा की दृष्टि से आप उनको हल कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर का पहला पॉइंट है ब्रिक्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन। तो ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रिक्स एक संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 देश हैं, इनका एक ये संगठन है। इसका 11वां ब्रिक्स सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है, और इसके आयोजन स्थल की बात करें तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में इसका आयोजन हुआ है। और ये ब्रिक्स सम्मेलन का कौन सा क्रम रहा है? ये 11वां, यानी कि 11वीं बार ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका विषय क्या था इस वर्ष? तो वो था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जितने भी पॉइंट हैं उन पर हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से आपको केवल इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेखपाल एग्जाम, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम शामिल कर रहे हैं, और इसकी रूपरेखा हमने पहले ही बना रखी है कि आपके लिए केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मिलें। ठीक है, मैंने एक बार सुपर टेट की जो पहली बार परीक्षा हुई थी उसमें करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि हमारी करंट अफेयर से 14 यानी कि 14 प्रश्न पूछे गए थे डायरेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि किसी प्रश्न का महत्वपूर्ण होना, इस चीज़ की जानकारी हमें भली भांति है। तो चलिए देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019। जारीकर्ता संस्था कौन है? विश्व बैंक समूह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है वो कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक समूह जारी करता है। अब इससे कुछ पॉइंट बनते हैं कि इसमें सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष के 3 देश कौन है और अंतिम के 3 देश कौन है? तो शीर्ष के 3 देश हैं न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। ठीक है, यानी कि जो व्यापार है, बिजनेस है, उसको करने की सरलता किस देश में सबसे अधिक है, यानी कि वहाँ पर बिजली और श्रम और जो सरकारी चीज़ें हैं उनकी सुविधा किस देश में सबसे अधिक है, अच्छी है, आसान है? तो वो न्यूजीलैंड में है। अंतिम 3 देशों की बात करें तो वो है सोमालिया, इरिट्रिया और वेनेजुएला। ठीक है, सोमालिया आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है और वेनेजुएला अंतिम वाला जो वो आपका है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रैंकिंग में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है, कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखेंगे, भारत में इसको 63वां स्थान मिला है। इंडिया की रैंकिंग आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंडिया के हिसाब से और शीर्ष यानी कि नंबर 1 की रैंकिंग कौन थी, इन दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं नोबेल प्राइज 2019, 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं, 6 क्षेत्रों में कुल नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी एग्जाम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल और केवल साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रखने हैं, बाकी के वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको फिर से यही बताना चाहूंगा कि केवल आप 3 ही याद करेंगे। तो साहित्य क्षेत्र में मिला है पीटर हैंडके को, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया के, नॉट ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं शांति क्षेत्र, तो वो मिला है अबी अहमद अली को, और ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, उनको शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अर्थशास्त्र क्षेत्र की बात करें तो वो मिला है 3 अर्थशास्त्रियों को, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो, माइकल क्रेमर।
अभिजीत बनर्जी की बात करें तो देखिए जो अभिजीत बनर्जी हैं वो भारतीय मूल के हैं, तो इनका आप नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। एस्थर डफलो दूसरे युवा अर्थशास्त्री हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। अभिजीत बनर्जी के बारे में एक और हम बात कर लें कि अभी हाल ही में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो न्यूनतम आय का कॉन्सेप्ट लिया था कांग्रेस ने, वो अभिजीत बनर्जी से ही लिया था। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक, दुनिया में किस देशों में भूख की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है उसकी रैंकिंग जारी की गई है, और इससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। तो जारीकर्ता संस्था का नाम है करसन वर्ल्ड वाइड। सर्वाधिक भुखमरी किस देश में है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यमन और चाड, ये सब अधिकतर अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। भारत की स्थिति आपको बिल्कुल याद रखनी है, और पॉइंट भी आपका एग्जाम में यहीं से आएगा कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 102वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष ये 103वां स्थान था। पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 25वें स्थान पर है, यानी कि उसकी रैंकिंग काफी अच्छी है। पाकिस्तान 94 स्थान पर है, ठीक है। तो ये रैंकिंग भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। देखिए ये जो इंडेक्स है, ये किसी भी राज्य में क्या नवीकरणीय या नवीनकृत साधन अपनाए गए हैं, विकास किस तरह से हुआ है, नई नई सुविधाओं नई नई योजनाओं का क्या प्रचार प्रसार हुआ है, उसके आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। जारीकर्ता संस्था है नीति आयोग। शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य शीर्ष पर रहे हैं। आप यूपी लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको उसमें यूपी की रैंकिंग भी पता होना चाहिए। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूपी को 7वां स्थान मिला है, राइट। चलिए आगे देखते हैं 35वां आसियान शिखर सम्मेलन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आसियान शिखर सम्मेलन है वो दक्षिण एशियाई और पूर्वी देशों का एक संगठन होता है। जैसा कि इसका फुल फॉर्म देखिए दिया गया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडियन नेशंस, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यानी कि एशिया के जो दक्षिण पूर्वी देश हैं उनका एक संगठन होता है, और उसी का सम्मेलन है आसियान शिखर सम्मेलन, जो कि 35वां है। चलिए बात करते हैं आयोजन कहां पर हुआ है। तो ये आयोजन हुआ है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, ठीक है, 2 से 3 नवंबर 2019 को। मैंने आपको बताया था कि आपको पिछले 8 माह तक की करंट अफेयर तो पढ़नी ही है, तो हम लोगों ने नवंबर दिसंबर से स्टार्ट की है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि नवंबर दिसंबर 2019 से जब तक एग्जाम होगा तब तक की हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे। इसका विषय रहा है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। इसकी अध्यक्षता की है थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा ने, राइट। चलिए आपका आसियान शिखर सम्मेलन से इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं गांधी जी की 150वीं जयंती अभी पिछले वर्ष मनाई गई है, तो उससे कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि किस क्रम की जयंती मनाई गई, तो 150वीं जयंती मनाई गई। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। गांधी जी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस राज्य ने, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां मैंने एम बनाया है, एम का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए विशेष प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है देश में, जैसे कि रेल विश्वविद्यालय, ठीक है, खेल विश्वविद्यालय। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना महाराष्ट्र सरकार करेगी, ठीक है। इसी दिन विदेश मंत्रालय ने यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कौन से मंत्रालय ने? विदेश मंत्रालय ने। और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी से संबंधित साहित्य के लिए आईआईटी खड़गपुर ने, कौन से? आईआईटी खड़गपुर ने गांधीपीडिया के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम से समझौता किया है, ठीक है। जैसा कि विकिपीडिया होता है उसी तरह से गांधी जी से संबंधित साहित्य के लिए गांधीपीडिया बनाया जाएगा, और उसमें कौन हेल्प करेगा? आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। तो इतने प्रश्न आपको पता होना चाहिए। चलिए आज की वीडियो का जो करंट अफेयर का सेशन था वो आज का कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं जीएस के बारे में, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया है कि हर वीडियो में आपको जीएस प्लस करंट अफेयर दोनों चीजें मिलेंगी, जिससे कि आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट होता रहे। तो प्रतिदिन आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी। तो आज की वीडियो में जीएस में हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो है राजभाषा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है। और आज की वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कभी भी राजभाषा से संबंधित प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं, आपके सभी सही निकलेंगे। तो
पूरा वीडियो देखते जाइए। चलिए, राजभाषा जो है वो संविधान के भाग 17 में है। संविधान के 22 भागों में संविधान का जो भाग 17 है उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 343 है, 343। इसमें कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आपके सामने, भारत की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। ठीक है, बात करें इसको कब अपनाया गया, तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी, लेकिन इसको दर्जा कब मिला, 26 जनवरी 1950 को। देखिए, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा बनी थी। ठीक है, हालांकि इसमें एक बाद में एक संशोधन किया गया था 1963 में, 1963 में, कि हिंदी के साथ साथ प्रशासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी को भी मान्यता मिलेगी। यानी कि वर्तमान की स्थिति यह है कि हिंदी के साथ साथ राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी समान रूप पे कार्य कर रही है। लेकिन आपसे पूछा जाए राजभाषा कौन है, तो वो हिंदी है। अगला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 344, वो इसी से संबंधित है कि जो भाषाएं हैं उनके प्रचार प्रसार और उनकी वृद्धि के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो यानी कि अनुच्छेद 344 अगला अनुच्छेद जो है उसमें राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण दो प्रश्न बनते हैं कि राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान राष्ट्रपति द्वारा किन संदर्भों में आगे बढ़ाया गया। तो सबसे पहले सन 1955 में, 1955 में बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग बना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। ठीक है, और इसी राजभाषा आयोग के प्रावधानों में यह भी कहा गया था कि बाद में एक संयुक्त संसदीय समिति का भी निर्माण होगा राजभाषा के लिए। तो सन 1957 में एक संयुक्त संसदीय समिति भी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता की थी जीबी पंत ने, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत ने। नाम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ऊपर वाले में बीजी खेर है, नीचे में बीजी को उल्टा कर दीजिए, जीबी पंत हो जाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट बहुत ध्यान रखेंगे राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित, कि एक राजभाषा आयोग बना बीजी खेर की अध्यक्षता में, और संयुक्त संसदीय बनी 1957 में जीबी पंत की अध्यक्षता में, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद जो है वो ये कहता है कि जो राजभाषा होगी उसमें जो राज्य होंगे, भारत के जितने भी राज्य होंगे, उनको अपनी क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा बनाने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि भारत की तो राजभाषा हिंदी हो गई, ठीक है, लेकिन भारत के जितने भी राज्य हैं जिनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कहीं कन्नड़ बोली जाती है, कहीं तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, गुजराती, ठीक है, इंग्लिश भी बोली जाती है। तो केंद्र ने या संविधान ने इस चीज की स्वतंत्रता दी है राज्यों को कि आप कोई भी राजभाषा अपनाइए। तो इसी क्रम में दो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश राजभाषा कौन से राज्यों की है वर्तमान में? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी वाला पॉइंट आप पूरा याद रखेंगे। वर्तमान में हिंदी राजभाषा या प्रादेशिक भाषा जो है हिंदी, कौन कौन से राज्य अपनाए हुए हैं? तो वो देखिए ये राज्य है यूपी यूके। देखिए याद करने का बहुत आसान तरीका है, यूपी यूके यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। एमपी छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। बिहार झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ है। तो छह जो नाम है वो तो आसानी से याद हो जाएंगे, जिनका 2000 में विभाजन हुआ है, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और बिहार का। तो वो छह राज्य हो गए। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इनकी राजभाषा या प्रादेशिक भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 346 की। देखो मैं आपको रिकॉल करा दूं, अनुच्छेद 343 में कहा गया है राजभाषा हिंदी होगी। 344 में एक आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसमें दो आयोग बने थे, एक संसदीय समिति और एक आयोग। 344 के बाद 345 था, उसमें स्वतंत्रता दी गई, जो भी राज्य अपनी प्रादेशिक भाषा अपनाना चाहे अपना सकता है। अब आता है अनुच्छेद 346। इसमें कहा गया है कि संघ टू राज्य, यानी कि संघ यानी कि केंद्र की राज्य से जो भाषा होगी, या कोई एक राज्य की दूसरे राज्य से जो भाषा होगी, ठीक है, यानी कि केंद्र की राज्य से या राज्य की राज्य से जो भाषा होगी, जो करेस्पोंडेंस की भाषा होगी, पत्राचार की जो भाषा होगी, वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। वैसे इंग्लिश होगी,
राज्य चाहें तो हिंदी भी अपना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद 347 अनुच्छेद में कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, केवल ये कहा गया कि राष्ट्रपति को इस तरह का अधिकार है कि कहीं भी किसी भाषा को राजभाषा घोषित करे किसी भी राज्य में जहां पर उसका संवर्धन हो। आगे देखते हैं अनुच्छेद 348, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी और हाई कोर्ट यानी कि एचसी, उच्चतम और उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी वो इंग्लिश ही रहेगी। यानी कि ध्यान रखेंगे, जो भी न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी जो भाषा है, इनमें जो कार्य होता है वो हिंदी भाषा में नहीं होता है, वो किस में होता है, इंग्लिश में ही होता है। जब तक कि संसद इस चीज को विधि बनाकर ना हटा दे तब तक इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 350 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार के सामने एक दायित्व दिया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। ठीक है। सरकार का दायित्व है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। अनुच्छेद 351 में कहा गया है सरकार को हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का अधिकार और उसको निर्देश दिया गया है। दोनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, 350 और 351। 351 में कहा है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का दायित्व तो केंद्र का है। ठीक है। आगे देखते हैं, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज आपका राजभाषा से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं राष्ट्र भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। संविधान में अनुसूचियां दी गई हैं, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। तो 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना था तो मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में संशोधनों के बाद अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो कौन कौन सी 14 भाषाओं के बाद जो नई भाषाएं जुड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो चलिए देख लीजिए आप। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया इसमें। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो डोंगरी और मैथिली संथाली। तो ये तीनों संशोधन आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ये आए हुए हैं कि किस अधिनियम के तहत, किस संशोधन के तहत ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एक अंतिम पॉइंट की, शास्त्रीय भाषाओं की। देखिए 2004 में एक कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार ने बनाया कि शास्त्रीय भाषाओं का भी एक वर्ग होगा। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में आपको बता दूं कि इन भाषाओं को तभी दर्जा मिलता है जब उस भाषा का एक बहुत बड़ा साहित्य प्राचीन काल में रहा हो, उसका एक स्वतंत्र व्याकरण रहा हो। ठीक है। तभी किसी भाषा को साहित्य का शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा मिलता है। यदि कोई भाषा किसी अन्य भाषा से उद्भव हुई है, ठीक है, किसी अन्य भाषा से उसका जन्म हुआ है, तो उसको शास्त्रीय भाषा नहीं मिलेगा। ठीक है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मूल रूप से भाषाओं को मिलता है, और इस जब दर्जा मिल जाता है तो सरकार द्वारा इसको वित्त पोषण भी किया जाता है। राइट। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर और जीएस दोनों पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वीडियो और अधिक लोगों के पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।